नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ ही जनमत की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में एक ऐसी खबर आपके सामने रख रहे हैं जो दुखद भी है और सचेत भी कर रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक खबर है जहां पर मंगलवार का दिन अमंगल इसलिए माना गया क्योंकि दोपहर एक बड़ा हादसा इस दिन हुआ है। बिलासपुर स्टेशन के पास शाम को करीब 4 बजे के लगभग एक पैसेंजर ट्रेन का कोच मालगाड़ी से टकरा गया, जिससे कई डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार हादसे में अब तक जो जानकारी मिली है 6 यात्रियों की कम से कम मौत हुई है, जबकि कम से कम 6 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि मेमो ट्रेन का एक कोच मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि कई यात्री ट्रेन में फंसे हैं, जिन्हें गैस कटर की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश और मंडल रेल प्रबंधक घटनास्थल पर मौजूद है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह मेमो ट्रेन का सिग्नल पार करना बताया जा रहा है, यानी कि ओवरशूट उसने किया, सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। ट्रेन ने निर्धारित सिग्नल तोड़ दिया और सामने खड़ी मालगाड़ी के पिछले हिस्से से जा टकराई। इस टक्कर में मेमो का एक कोच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रेल सुरक्षा आयुक्त हादसे की जांच करेंगे। उधर टक्कर के कारण ओवरहेड वायर और सिंगल सिस्टम भी बुरी तरह से, जो सिग्नल सिस्टम था वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे रूट पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। रेलवे प्रशासन पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की है। हादसे के बाद यात्रियों और परिजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जो 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। और आइए अब आपको राजनीतिक गलियारों की तरफ लेकर चलते हैं। और जब हम राजनीतिक गलियारों की बात करते हैं तो आजकल ये कॉरिडोर बिहार की तरफ जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि बिहार चुनावी राज्य है। बिहार का रण सत्ता की सबसे बड़ी जंग माना जा रहा है और पहले चरण का चुनाव क्योंकि 6 तारीख को होना है, और ऐसे में पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार का शोर आज थम चुका है। फैसला जनता को करना है। 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदाता 121 सीटों की इस जंग में नजर आएंगे। 1314 उम्मीदवार भिड़े हैं इसके लिए, जिनमें 122 महिलाएं भी अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रही हैं। मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर और भोजपुर बेल्ट ये वो क्षेत्र हैं जहां से बिहार की सत्ता की राह निकलती है, और इसलिए इस फेज की लड़ाई को कहा जा रहा है कुर्सी की कुंजी वाला चरण। पहले चरण में महागठबंधन और एनडीए दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ नीतीश कुमार अपनी सियासी साख बचाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने भविष्य का पासा पलटने की कोशिश में लगे हैं। 2020 में इन सीटों पर दोनों गठबंधन में कांटे की टक्कर हुई थी। महागठबंधन को 61 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए ने 59 पर कब्जा जमाया था, यानी नेक टू नेक फाइट थी, और इसीलिए महागठबंधन को 2 सीटें ज्यादा मिली। 61 सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की, जबकि एनडीए ने 59 पर कब्जा जमाया। उधर इन सब के बीच इस बार समीकरण कुछ बदल चुके हैं। नीतीश कुमार अब पहले से कहीं ज्यादा दबाव में है। 20 साल की सत्ता विरोधी लहर है, घटती लोकप्रियता है और सीटों के बंटवारे ने उन्हें रक्षात्मक कर दिया है। वहीं बीजेपी इस बार फ्रंट फुट पर है और पूरा फोकस है नीतीश से ज्यादा सीटें, नीतीश से ज्यादा ताकत पर। पहले चरण में
नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है। 11 बीजेपी के, 5 जेडीयू के मंत्री अपनी अपनी सीटों से मैदान में हैं। यानी नीतीश सरकार की रीढ़ पर अब जनता का फैसला होगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी हैं, थोड़ा कम दबाव इन पर भी नहीं है। राघोपुर से तीसरी बार मैदान में उतरे हैं। तेजस्वी को अब सिर्फ अपनी सीट ही नहीं बल्कि पूरा महागठबंधन बचाना है। 2020 में कांग्रेस और वाम दलों की हार ने तेजस्वी को सत्ता से दूर रखा था, लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि पहले चरण में ही मोदी और नीतीश को झटका लगे। लेकिन सियासत इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अब मैदान में है चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और यहां तक कि जनसुराज पार्टी भी उम्मीदवारी अपनी यहां दिखा चुकी है। वो भी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। हर कोई वोट बैंक काट रहा है। यानी सियासी महाभारत में हर योद्धा खुद को अर्जुन साबित करना चाहता है। इस बार पहले चरण में जेडीयू की लड़ाई सबसे कठिन बताई जा रही है। 57 सीटों में से 36 सीटों पर आरजेडी से सीधी जंग है, 13 सीटों पर कांग्रेस से है और 7 सीटों पर माले से दो हाथ हो रहा है। स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं है, बल्कि अस्तित्व बचाने का भी चुनाव बन चुका है। बिहार के पहले चरण की इस जंग में तय होगा कि क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे या इस बार तेजस्वी यादव सिंहासन की और करीब पहुंच जाएंगे। 6 नवंबर का मतदान बहुत खास है। फैसला जनता के हाथों में है, लेकिन इतना तय है कि इस बार का पहला चरण ही करेगा सत्ता का पहला फैसला। पहले चरण के प्रचार में एनडीए के पक्ष में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने किस तरीके से दावों का पिटारा खोला, किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़े, आइए चंद चुनावी प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखते हैं। इतने गुस्से से दबाना, बटन तो यहां चंपारण में दबे, करंट इटली में जाकर लगे, इटली में जाकर लगे। मुझे बताओ, हमारे चारों प्रत्याशियों को जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? नीतीश जी का हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचकर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय। पर खड़ा था, आज वो हमारा भारत जंप लेकर दुनिया के देशों में चौथे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है मेरे बहनों भाइयों। और आज मैं विश्वास दिलाकर जा रहा हूं, नहीं होगा तो आपके बीच नहीं आऊंगा। और केवल मैं ही यह विश्वास नहीं दिला रहा हूं, दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाओं ने यह दावा किया है कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अभी सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर ही यह भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। कभी सोचा था क्या? कभी सोचा था क्या? आज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिहार की तस्वीर बदल रही है कि नहीं बदल रही है? अगर बिहार की तस्वीर बदल रही है तो 6 तारीख को आपने बिहार की तकदीर भी बदलनी है, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। और इसलिए आपने स्थिरता लानी है, नीतीश जी का साथ देकर के ताकत देनी है, मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा। अब देखिए, इंटरनेट की बात कीजिए, मैं याद दिलाता हूं, अंधकार याद दिलाता हूं ताकि उजाला याद रखना। आप लोग आज से 20 साल पहले अपना मोबाइल भी चार्ज कराने के लिए जनरेटर वाले के पास जाते थे और 10 रुपए देते थे। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मोबाइल को चार्ज कराने के लिए जनरेटर वाले के पास जाते थे, 10 रुपए देकर के चार्ज कराते थे। घर में बिजली नहीं होती थी। आज बताइए, 23 से 24 घंटा गांव गांव बिजली है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, है कि नहीं है? और आप बताइए, आज इंटरनेट है कि नहीं है? इंटरनेट है कि नहीं है? में बांटने का काम करते हैं।
तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। हमें बिहार की धरती को ज्ञान की धरती के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाना है। बिहार के विकास को भारत के विकास के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। बिहार के नौजवानों के लिए बिहार के अंदर ही नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवानी है। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाई। पिछले 20 वर्ष में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला खड़ी की गई। बिहार में विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बिहार में क्या नहीं है? पिछले 5 वर्ष में बिहार के अंदर लगातार कार्य हुए, लगातार कार्य चल रहे हैं। सड़क की कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वाटरवे के निर्माण को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया गया है। अब बिहार में बनने वाला कोई भी उत्पाद, बिहार में पैदा होने वाली कोई भी वेजिटेबल, कोई भी खाद्यान्न और बिहार में पैदा होने वाला मखाना अब वैश्विक मार्केट में जाएगा तो हमारे अन्नदाता किसान और हमारा व्यापारी ज्यादा। तो मोर्चा संभाल लिया है प्रचारकों ने और पहले चरण का, क्योंकि चुनावी प्रचार थम चुका है। लेकिन इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि दम दिखाया है दोनों ही गठबंधन ने और ऐसे में अब जनता को फैसला करना है। फैसले पर नजर रहेगी। इन सब के बीच अब नजर जरा दूसरे राज्यों की तरफ लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश की अब बात करेंगे, खजुराहो की हम बात कर रहे हैं, जहां एक बार फिर भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खजुराहो के प्रसिद्ध जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर राकेश किशोर ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने मांग की है कि या तो मंदिर में भगवान विष्णु की नई प्रतिमा स्थापित की जाए या फिर वर्तमान खंडित प्रतिमा के हिस्सों को जोड़कर पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। दरअसल डॉक्टर राकेश किशोर ने इस विषय पर न्यायालय में अपील दायर की थी। इस अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने उन्हें स्वयं मंदिर जाकर वहां प्रार्थना करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद अब डॉक्टर किशोर खजुराहो पहुंच गए हैं। वास्तव में खजुराहो का जवारी मंदिर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के बावजूद इन दिनों उपेक्षा का शिकार है। मंदिर परिसर और उसके आसपास गंदगी और अव्यवस्था साफ दिखाई देती है, जो इस धरोहर की गरिमा को आहत करती है। डॉक्टर राकेश किशोर ने घोषणा की है कि वो कल यानी 5 नवंबर को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक जवारी मंदिर में ध्यान और प्रार्थना करेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम में हिंदू संगठनों, साधु संतों और धर्म प्रेमी नागरिकों को भी आमंत्रण दिया है, ताकि समाज के लोग इस धरोहर की पुनर्स्थापना और संरक्षण के लिए एकजुट हो सके। दरअसल डॉक्टर किशोर का कहना है कि भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा का इस तरह की मंदिर में रहना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और इसलिए या तो प्रतिमा को विधिवत पुनः जोड़ा जाए या फिर उसके स्थान पर नई मूर्ति स्थापित की जाए। वास्तव में यह मामला केवल एक मंदिर या प्रतिमा का नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना और विरासत की रक्षा का भी है, क्योंकि खजुराहो जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थल का हर पत्थर हमारे इतिहास और आस्था से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारी प्राचीन धरोहरें केवल पर्यटन स्थलों तक ही सिमट कर रह जाएंगी या उनके धार्मिक स्वरूप में भी सम्मान उन्हें मिल पाएगा? यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है।
मांग हम ये चाहते हैं कि वो जो मंदिर में जो जिसका सिर गायब है, बिहेडेड डाइटी जो हम कहते हैं, तो हम ये जरूर चाहेंगे कि उस डाइटी का सर जो है बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले लगा हुआ था उसको रीस्टोर करके लगाया जाए। अब हेड लगने के बाद भी वो खंडित रहेगी हिंदू धर्म के हिसाब से, तो या तो देखिए दो विकल्प है हमारे सामने, या तो उस मंदिर की मूर्ति को पूरा निकाल के ले जाके सिराया जाए गंगा जी में और उसकी जगह पूरी डाइटिंग नहीं लगाई जाए, जो पॉसिबल नहीं लगता। तो हम ये चाहेंगे कि वहां पर एक मूर्ति का सर लगाया जाए और वहां पर एक छोटी का बना के पूरी मूर्ति नई छोटी लगा दी जाए विष्णु भगवान के मंदिर में, ताकि हम उस मूर्ति की जो खंडित नहीं है उसकी पूजा अर्चना कर सकें। ये मेरी मांग हो गई। अच्छा, दूसरा आपने आगे के कार्यक्रम की बात कही, तो आगे के कार्यक्रम का तो मुझे भी नहीं मालूम, जैसा परमात्मा चाहेगा वो होगा। कल का जब हम देखेंगे कि वहां पर जो आए हुए हैं आपके हमारे सनातनी भाई बहन, उनको देख के आगे मुझे पता चलेगा कि मैं आगे क्या कार्यक्रम करूं। तो किसी भी हाल में अपनी आस्था और अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति की तौहीन, उसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, ये कहना है डॉक्टर किशोर का, और इसीलिए उनके द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है। इधर एक और कदम उठा है छांगुर केस जैसे ही एक और केस में शम्सुल हुदा। याद होगा आपको, ये वो नाम है जिसका खुलासा सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने किया था। शम्सुल हुदा केस में भी अब छांगुर केस जैसी कहानी दोहराई जा रही है। इस बार उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ यश का बड़ा बयान सामने आया है। अमिताभ यश ने सुदर्शन न्यूज पर 3 महीने पहले चले शो में किए गए हर एक दावे की पुष्टि की है। कहा है कि जांच में वही तथ्य सामने आए हैं जिनकी चर्चा उस कार्यक्रम में की गई थी। यानी अब छांगुर पीर पार्ट 2 बन गया है शम्सुल हुदा केस, जहां सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है और प्रशासनिक जांच मीडिया की रिपोर्टिंग से मेल खा रही है। इस बयान के बाद अब शम्सुल हुदा प्रकरण को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी नई हलचल पैदा कर दी है। क्या कुछ कहना है आईपीएस अमिताभ यश का, आप भी सुनिए। विधिवत जनपद संत कबीर नगर के शम्सुल हुदा खान द्वारा इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त कर लगातार विदेशों में यात्रा करते हुए इस्लामी धर्म के प्रचार के नाम पर पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में आने जाने तथा वहां के लोगों से संपर्क बनाए रखने एवं भारत में अपने करीबियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क तथा अन्य संदिग्ध गतिविधियों की जांच एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा कराई गई। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि शम्सुल हुदा खान दिनांक 12/7/84 को सहायक अध्यापक आलिया मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ के पद पर नियुक्त हुआ। वर्ष 2007-8 से ही ब्रिटेन में सामान्यतः अधिवास कर रहा था। दिनांक 19/12/2013 को इनके द्वारा स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता को प्राप्त किया गया। वर्ष 2007 से 2017 तक बिना इनकी सेवा पुस्तिका की जांच किए इनको प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि प्रदान की गई और दिनांक 1/8/2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करते हुए विधिवत पेंशन भी स्वीकृत कर दी गई, जो कि पूर्णतया अनियमित है। इसके अतिरिक्त शम्सुल हुदा खान के मदरसे में नौकरी करते हुए बार बार विदेश जाने, विदेशों से फंड एकत्रित किए जाने, उनको विभिन्न माध्यमों से मदरसों तक भिजवाना और उसमें अपना कमीशन लेने की तथ्य प्रकाश में आया। एटीएस की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जनपद संत कबीर नगर द्वारा शम्सुल हुदा खान के विरुद्ध दिनांक 2/11/25 को कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसकी विवेचना प्रचलित है, मदरसे को सील कर दिया गया है। इसके पूर्व भी शम्सुल हुदा के विरुद्ध 2 अन्य अभियोग जनपद संत कबीर नगर एवं आजमगढ़ में पंजीकृत हैं, जिनमें आरोप। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हमने जब जब सच
तथ्यों के साथ दिखाया है अंततः उस पर मुहर लगी है और इस खबर में भी ऐसा ही हुआ है। हम अकेले ऐसे चैनल थे जिसने अपने विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल के जरिए डॉक्टर सुरेश चौहान के धर्म योद्धा प्रधान संपादक हमारे चैनल के, उन्होंने इसकी कहानी सामने रखी थी। शमसुल हुदा किस तरीके से छांगुर का दूसरा एक क्लोन है और इस बार जब उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस अधिकारी अमिताभ यश सामने आए तो उनका वो बयान भी आपने सुन लिया जो सुदर्शन न्यूज पर 3 महीने पहले चले शो में किए गए हर एक दावे की पुष्टि करता हुआ नजर आया है। चर्चा उस समय शुरू हुई थी और आज प्रमाण मिल रहा है कि किस तरीके से छांगुर पीर पार्ट 2 बन गया है शमसुल हुदा केस, जहां सच्चाई अब एक एक करके सामने आ रही है। प्रशासनिक जांच मीडिया की रिपोर्टिंग से मेल खा रही है और इस बयान के बाद शमसुल प्रकरण को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई हलचल मच गई है। किस तरीके से अब शमसुल को भी कवर फायर देने की कोशिश की जाएगी, ऐसे लोगों को भी सुदर्शन एक्सपोज करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि की भावना सर्वोच्चता रखती है। जनमत में आइए अब बात करते हैं भारत की ताकत की। भारत की ताकत जिसने आज अपने तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ मिलकर त्रिशूल 2025 नामक विशाल संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास गुजरात और राजस्थान के इलाकों में चल रहा है और 10 नवंबर तक चलेगा। त्रिशूल 2025 को अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास माना जा रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने पूरा होने के मौके पर आयोजित किया गया है। वही ऑपरेशन सिंदूर जिसमें भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर करारा प्रहार किया था। मुख्य गतिविधियां गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हो रही है, जो सरक्रीक सीमा के पास एक संवेदनशील इलाका माना जाता है। यह अभ्यास ऐसे समय में शुरू हुआ जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में पाकिस्तान को सरक्रीक में किसी भी हरकत पर सख्त चेतावनी दे रखी थी। अभ्यास में तीनों सेनाएं अपनी पूरी क्षमता के साथ हिस्सा ले रही हैं। थल सेना T-90 टैंक, ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, वायुसेना राफेल और सुखोई 30 लड़ाकू विमान, सी गार्डियन और हेरॉन ड्रोन जैसे जो ये आक्रामक हमारे हथियार है, हमारी आक्रामक जो ताकत है वो यहाँ पर नजर आने वाली है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट और तेज हमला करने वाली नौकाएं। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है तीनों सेनाओं के बीच जॉइंटनेस यानी कि तालमेल, कंपैटिबिलिटी, सामंजस्य को मजबूत करना, ताकि जमीनी, हवाई और समुद्री युद्ध एकीकृत रूप से लड़े जा सके। स्पेशल फोर्सेस भी इस ऑपरेशन का हिस्सा है। थल सेना की पैरा एसएफ, नौसेना की मार्कोस और वायुसेना की गरुड़ कमांडो यूनिट्स मिलकर संयुक्त ऑपरेशन यहां पर करती हुई नजर आएंगी। त्रिशूल की घोषणा के बाद पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए कई हवाई मार्ग बंद कर दिए हैं, यानी नोटैम जारी कर दिया है, जो उसकी बेचैनी और असहजता को भी दिखा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि त्रिशूल 2025 भारत का यह साफ संदेश है कि पश्चिमी सीमा पर कोई भी उकसावा हुआ तो जवाब सख्त रहेगा। जवाब देने को भारत तैयार है। अभ्यास के दौरान पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। सेना अधिकारियों ने कहा कि यह अभ्यास भारत की एकता, तैयारी और संयम का प्रतीक है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। 10 नवंबर तक चलने वाला ये अभ्यास आने वाले वर्षों में भारत की सैन्य रणनीति और ज्वाइंट ऑपरेशन क्षमता को मजबूत करेगा और भारत की उभरती हुई ताकत को दुनिया के सामने भी रखेगा। तो एक तरफ भारत की ताकत अब दुनिया देख रही है, दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये एक रूटीन टेस्ट माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य मिसाइल की विश्वसनीयता, सटीकता और प्रतिक्रिया क्षमता की जांच करना है। लेकिन राजनीतिक और सैन्य संदर्भ में ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है,
क्योंकि कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि रूस, चीन और पाकिस्तान लगातार परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। दरअसल जो परीक्षण पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था, जैसा कि ट्रंप ने कहा था कि ये परमाणु परीक्षण हो रहा है, उसे लेकर ये खबर है। और अमेरिका की प्रतिक्रिया जो आई है, इसमें हम आपके सामने ये बातें रख रहे हैं, जिसमें अमेरिका ये कह रहा है कि परमाणु परीक्षण जो किया जा रहा है, अमेरिका पीछे नहीं रह सकता। हालांकि अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने ये स्पष्ट किया है कि अभी विस्फोट वाले परीक्षण नहीं होंगे, बल्कि ये गैर विस्फोटक यानी नॉन एक्सप्लोसिव अभ्यास होगा। ये परीक्षण एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीटीबीटी के दायरे में वैध है, क्योंकि इसमें कोई वास्तविक विस्फोट शामिल नहीं होगा। अमेरिका ने 1996 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब तक इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी क्षमता को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ये रुख शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के दौर की याद दिलाता है, जब अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु हथियारों की होड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। मिनिटमैन 3 मिसाइल अमेरिका की लैंड बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंट प्रणाली की रीढ़ माना जाता है और ये 13,000 किलोमीटर तक दूर के लक्ष्य को भेज सकती है। जरूरत पड़ने पर परमाणु वॉरहेड से लैस भी की जा सकती है। अमेरिकी वायुसेना के पास इस श्रेणी के करीब 400 से अधिक सक्रिय मिसाइलें मौजूद हैं, जो मोंटाना, वायोमिंग और नॉर्थ डकोटा में तैनात हैं। इस मिसाइल का उपयोग अमेरिका 1970 के दशक से कर रहा है। मई 2025 में भी ऐसा ही एक परीक्षण किया गया था, जो सफल रहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि हर 3 महीने में एक बार ऐसे परीक्षण किए जाते हैं, ताकि सिस्टम की सटीकता और तत्परता की जांच होती रहे। यूएसएएफ का ग्लोबल स्ट्राइक कमांड अमेरिकी परमाणु शस्त्रागार की निगरानी करता है, जिसमें बम वर्षक विमान, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें और परमाणु पनडुब्बियां शामिल हैं। अमेरिका की करीब 70% परमाणु क्षमता पनडुब्बियों पर निर्भर है, लेकिन वहां से होने वाले परीक्षण बहुत गोपनीय रखे जाते हैं। ट्रंप की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन इस कदम पर गहरी चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि यह फैसला सीटीबीटी की भावना के खिलाफ है और इसमें वैश्विक तनाव बढ़ सकता है। रूस और चीन ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका के कदम से रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। रूस ने संकेत दिया कि अगर अमेरिका हथियारों की नई दौड़ शुरू करता है, तो वो भी उचित जवाब देगा। चीन ने भी कहा कि विश्व को स्थिरता चाहिए, न कि प्रतिस्पर्धा। शांति कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह नीति दुनिया को फिर से परमाणु भय के माहौल में धकेल सकती है। फिजिशियंस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव जैसे संगठनों ने अमेरिका से यह आग्रह किया है कि वो सीटीबीटी को पूरी तरह लागू करें और नए हथियार परीक्षणों से बचें। डोनाल्ड ट्रंप की नीति पीस थ्रू स्ट्रेंथ यानी ताकत से शांति पर आधारित है। उनका यह मानना है कि अगर अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को शीर्ष पर रखेगा, तो कोई दुश्मन उसे चुनौती नहीं देगा। लेकिन आलोचक सवाल उठा रहे हैं, क्या ताकत से शांति कायम होती है या हथियारों की होड़ शुरू होती है? कई रक्षा विशेषज्ञों का यह तर्क है कि मौजूदा दौर में सिमुलेशन और कंप्यूटर आधारित परीक्षण ही पर्याप्त हैं, जिससे हथियारों की विश्वसनीयता जांची जा सकती है। इसलिए वास्तविक मिसाइल लॉन्च की जरूरत नहीं। वहीं ट्रंप समर्थक कहते हैं कि यह अमेरिका की डेटरेंस नीति को मजबूत करेगा और देश की रक्षा क्षमता में विश्वास बढ़ाएगा। 1992 के बाद यह अमेरिका की परमाणु नीति में सबसे बड़ा मोड़ माना जा रहा है। उस वर्ष अमेरिका ने आखिरी बार वास्तविक विस्फोटक परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद उसने मोरेटोरियम लागू किया था। अब 33 सालों के बाद ट्रंप ने इस रेखा को फिर से खींचने की कोशिश की है। दुनिया की नजर अब 5 से 6 नवंबर पर टिकी हुई है, जब मिनिटमैन 3 का परीक्षण होगा। यह सिर्फ एक तकनीकी जांच नहीं होगी, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी होगा। अमेरिका फिर से अपने पुराने अंदाज में लौट रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह परीक्षण दुनिया में नई हथियारों की होड़ शुरू करेगा या फिर वैश्विक शांति की चेतावनी बनकर उभरेगा।
और आइए बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन दोनों देशों के बीच संघर्ष लगातार तेज हो रहा है। इस बीच यूक्रेन को जर्मनी की ओर से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया, जो यूक्रेनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा। यह अत्यधिक मिसाइल रोधी प्रणाली मूल रूप से अमेरिका में बनाई जाती है और इसका इस्तेमाल दुश्मन के हवाई हमलों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है। यूक्रेन को यह सिस्टम रूसी हवाई हमलों से बचाने के लिए दिया गया है। रूस पिछले कुछ महीनों से कीव, खार्किव और अन्य प्रमुख शहरों पर बार बार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, जिससे आम नागरिकों और बिजली ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। पैट्रियट सिस्टम के आने से यूक्रेन की हवाई सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा। हालांकि अमेरिका ने फिलहाल यूक्रेन को लॉन्ग रेंज टॉमहॉक मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो वर्तमान में ऐसे किसी सौदे पर विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका युद्ध को और अधिक भड़काना नहीं चाहता। टॉमहॉक एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 2500 किलोमीटर तक होती है। इस मिसाइल के जरिए यूक्रेन अपनी सीमा के भीतर से ही रूस की राजधानी मॉस्को समेत कई बड़े शहरों को निशाना बना सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की लंबे समय से अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी मिसाइलों से यूक्रेन को रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की ताकत मिलेगी। दूसरी ओर रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी कि यदि टॉमहॉक या किसी भी लंबी दूरी की मिसाइल की आपूर्ति की गई तो उसे सीधी उकसावे की कार्रवाई माना जाएगा। यानी कुल मिलाकर दोनों तरफ से अभी भी ये स्पष्ट किया जा रहा है कि किसी भी हाल में कदम पीछे नहीं किया जाएगा। जेलेंस्की लगातार ये कह रहे हैं कि किसी भी हाल में वो कदम पीछे नहीं करेंगे। उधर रूस यानी साफ तौर पर व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि अब की बार जो हमला होगा वो पूरी तरह से नष्ट करता हुआ नजर आएगा यूक्रेन को, क्योंकि रूस अपने राष्ट्र की संप्रभुता के साथ, उसकी अखंडता के साथ किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिल्ली से उत्तर पूर्व भारत की राजनीति में एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई है। एक पहल देखने को मिली है जहां उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों के नेताओं ने मिलकर एक साझा और ऐतिहासिक घोषणा की है। वन नॉर्थ ईस्ट नाम के इस एकीकृत राजनीतिक मोर्चे के गठन की ये तस्वीर है। ये एक अच्छी खबर है और आज की गुड न्यूज भी ये है कि जिसका उद्देश्य है क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को एक सशक्त और एकजुट आवाज देना। इस संयुक्त बयान को उत्तर पूर्व की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। नेताओं ने कहा कि बहुत लंबे समय से उत्तर पूर्व के लोग समान समस्याओं और चिंताओं को अलग अलग मंचों और राजनीतिक दलों के माध्यम से उठाया करते रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि अब सब मिलकर एक स्वर में बात करें, एक स्वर में बोलें। महान नेताओं की उस विरासत से प्रेरणा लेते हुए जिन्होंने इस क्षेत्र की पहचान और विकास के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया, इन नेताओं ने संकल्प लिया कि वो उनके आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे और उत्तर पूर्व के उज्जवल भविष्य के लिए एक साझा दृष्टि के तहत साथ आएंगे। इस पहल के तहत एक समिति गठित करने का निर्णय भी लिया गया है जो आगामी कार्य योजना, ढांचे और इस प्रस्तावित राजनीतिक संगठन के स्वरूप पर विचार करेगी। मेघालय के मुख्यमंत्री एवं नेशनल पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं नागालैंड सरकार के मंत्री और असम की पीपल्स पार्टी के संस्थापक डैनियल लांगथासा द्वारा नेताओं ने कहा कि उनका ये संयुक्त प्रयास एक स्पष्ट विश्वास पर आधारित है कि उत्तर पूर्व के लोगों को सुना जाए, उनका सम्मान हो और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत, एकजुट और स्वदेशी राजनीतिक आवाज मिले।
But I've been very clear that our decisions and all our political points are mainly based and centered around the interest of our people. I think the primary point right now which we should all focus on is the fact that we are not here to pick a fight with anybody, but as I said, we are here because we have strongly felt that coming together is going to be making us stronger. Coming together will ensure that we have a voice that will be heard. Coming together will ensure that we are there to support each other. And that's really the primary motive of today's press conference, and that's how we're going to move forward. तो वन नॉर्थ ईस्ट मतलब एकजुट आवाज देने का नया संकल्प। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।